बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक से जो चैप्टर नंबर 4 है साइटोलॉजी के मतलब यानी सेल बायोलॉजी के मतलब उसका ये टॉपिक है। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इट्स ए नॉन क्वेश्चन। तो टॉपिक का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज का जो टॉपिक है, इसको वर्ड को अगर आप गौर से देखें, एंडो मीनिंग इनसाइड, इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म। यहां प्लाज्मिक से मुराद है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम जो है इसका मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क। तो इन तीनों वर्ड्स को हम मिला लें तो हमें काफी समझ आ जाती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। यानी इनसाइड साइटोप्लाज्म देयर इज ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स। यानी साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक चैनल ऑफ या एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स, यानी चैनल्स का एक नेटवर्क है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वर्ड है इसी के अंदर ही इसका जो मीनिंग है या इसका जो एक सिनेरियो है वो आपको समझ आ जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है। यानी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक चैनल्स का नेटवर्क। ठीक है, तो अभी इसकी हम डिटेल से बात करेंगे। छोटी सी डायग्राम पहले बना लें ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम इसको सेल के अंदर ही शो करेंगे, यानी सेल के अंदर ही शो करेंगे। और ये सेल, ठीक है, ये सेल है और इसके अंदर जो है वो इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को मैंने आधा काट दिया है तो आपको ये कैसा नजर आएगा? इस तरह से नजर आएगा जैसे एक प्याला पड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये एक्चुअली डबल होती है, यानी डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन से मुराद है कि यानी इसकी ये इनर मेम्ब्रेन है जो कि कंटिन्यूअस होती है, और इसके अलावा जो इसकी दूसरी मेम्ब्रेन है वो है डिसकंटिन्यूअस। यानी इसकी जो न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन, जैसे मैंने कहा कि जो इनर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, और ये कंटिन्यूअस है, यानी बिल्कुल इसके अंदर कोई फला नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो है वो पोर्स है। इसको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है, इनको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। ये जो सुराख बनते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, जो दूसरी मेम्ब्रेन यानी जो आउटर है उसमें छोटे छोटे सुराख हैं। ये डिसकंटिन्यूअस है, ये पूरी नहीं है, इसमें बीच बीच में कट है यानी सुराख है। तो यानी इनको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये समझ लें कि न्यूक्लियस इसका निचला हिस्सा जो है ये न्यूक्लियस है। निचला हिस्सा मैंने इरेज कर दिया, ये न्यूक्लियस है और ये इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये इसकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है या आउटर मेम्ब्रेन। अब ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स जिसकी हमने बात की है, इट्स ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये न्यूक्लियस की जो दूसरी मेम्ब्रेन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, यहां से शुरू होता है ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स। यानी ये इस तरह से सकते हैं, ये एक चैनल है, ये और ये दूसरा चैनल है, और ये इस मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस है। यानी जो सेकंड मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ ये अटैच है, उसके साथ ये अटैच है। और इस तरह से ये
जो नेटवर्क है ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये फैला हुआ है। ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल है ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर जो है इस तरह से ये फैला हुआ है। ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस है, यानी ये एक दूसरे के साथ इस तरह से कंटिन्यूअस ये तो ये यानी आप इसको इस तरह से ये these are नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ये नेटवर्क है चैनल्स। और ये जो चैनल्स का नेटवर्क है ये असल में दो तरह का होता है, तो मैं दो तरह से ही यहां से बना देता हूं। ये देखिए एक और तरह का भी है यहाँ पे, ये दो तरह का भी हम इसको डिटेल से डिस्कस भी करते हैं कि ये दो तरह के किस तरह से होते हैं। तो ये दो तरह के आपको नजर आएंगे, यानी एक ये टाइप है और एक ऊपर वाली ये दो टाइप। तो इस तरह से यानी ये नेटवर्क जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक जाता है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन तक जो है वो जाता है। बल्कि आप कहें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स को यानी कनेक्ट करता है किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। ये सेल की मेम्ब्रेन है, तो ये जो नेटवर्क है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है और इस जो सेल मेम्ब्रेन है इसके साथ जाके कनेक्ट करता है, यानी इन दोनों के दरमियान में ये एक कनेक्शन। अब ये जो दो तरह के मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह के ये जो चैनल्स हैं ये दो तरह के हैं, और एक चैनल्स ये जो मैंने ऊपर बनाए हैं इनके ऊपर इस तरह से ग्रैन्यूल्स, यानी इस तरह से ग्रैन्यूल्स, इनकी सतह के ऊपर ग्रैन्यूल्स, और ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये दरअसल क्या है, ये राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स और राइबोसोम्स के इनकी आउटर सरफेस के ऊपर होते हैं, और इन्हीं की वजह से यानी कि जो राइबोसोम्स हैं इसकी वजह से क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर होते हैं तो इनकी सरफेस जो होती है वो रफ होती है, इसलिए हम इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम शॉर्ट में RER भी लिखते रहते हैं। RER का मतलब है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यानी एब्रिविएशन। अब इसके बाद ये जो दूसरे मैंने बनाए हैं ये वाले, इनके ऊपर किसी किस्म की कोई राइबोसोम्स या ग्रैन्यूल्स नहीं होते, और इनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी ग्रैन्यूल्स या राइबोसोम्स नहीं होते, तो इनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो अब ये टाइप्स के एतबार से दो तरह के हो गए। ये जो चैनल्स हैं, नेटवर्क ऑफ चैनल्स, इसको हमने यानी इनसाइड साइटोप्लाज्म देयर इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स, यानी ये जो चैनल्स हैं नेटवर्क का साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसकी जैसे मैंने कहा कि दो टाइप्स हैं। एक टाइप क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनकी सरफेस के ऊपर, और ये ग्रैन्यूल्स एक्चुअली क्या है, दीज आर राइबोसोम्स। एंड राइबोसोम्स क्या होते हैं आपको पता है, राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, यानी इसका मतलब क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, यानी ये वो जगह हैं जहां पे प्रोटीन बनती है, यानी सेल के अंदर जो प्रोटीन बनती है वो सेल के अंदर मौजूद फैक्ट्रीज में बनती
राइबोसोम्स कहते हैं। ये आम यानी जो माइक्रोस्कोप के नीचे आपको ये ग्रेन्यूल्स की सूरत में नज़र आते हैं, लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के से देखते हैं तो ये इसका एक पार्ट, ये दो पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं, यानी एक बड़ा पार्ट होता है और एक छोटा पार्ट होता है। ये राइबोसोम्स आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह से नजर आते हैं। तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर क्या है, जिनके ऊपर राइबोसोम्स हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस के ऊपर किसी भी किस्म का कोई जो है वो राइबोसोम्स या कोई ग्रेन्यूल नहीं होता। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके हम फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER कहते हैं, ये वाले इनका फंक्शंस क्या है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में कि ये देखिए, ये जो इसकी इनर स्पेस है, इसकी इनर स्पेस जो है ये वाली, ये इसकी इनर स्पेस है और ये इसकी मेम्ब्रेन है। ये देखिए, ये मेम्ब्रेन, और ये फर्क करेंगे, यहाँ पे देखें ये इसकी मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटो, यानी ये जो मेम्ब्रेन है, ये इसका अगर जो इसके अंदर सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म से अलग कौन करता है, ये इसकी मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सिस्टर्न। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न। यानी सिस्टर्न क्या है, इनकी जो मेम्ब्रेन, ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन्स जो हैं ये सिस्टर्नी कहलाते हैं। और कोई भी चीज अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है तो वो बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि इसके बाहर मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन क्या है, सिस्टर्न, और इसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। ये सब साइटोप्लाज्म, ठीक। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम फंक्शन के बारे में बात करने लगे थे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जैसे कि आपने समझ ही गए होंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस यानी चूंकि इनकी सरफेस के बाहर जो राइबोसोम्स हैं, दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, ये प्रोटीन बनाती हैं, और ये प्रोटीन्स जो हैं इन सिस्टर्नी के अंदर जो स्पेस है इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स जितनी भी इन फैक्ट्रीज के अंदर बनती हैं, वो ये जो सिस्टर्नी के अंदर जो स्पेस है इसके अंदर आ जाता है, और सेल उसको जहां चाहे भेज सकता है। कैसे भेजता है, होता क्या है कि अगर यानी जब प्रोटीन बनके इसके अंदर आती है इस स्पेस के अंदर, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको इस अपनी मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास भेज देता है, इसको मेम्ब्रेन की तरफ भेज देता है, मेम्ब्रेन के पास भेज देता है, और मेम्ब्रेन का ये हिस्सा एक वेसिकल बन जाता है इस तरह से। ये जो वेसिकल है यहाँ से बड ऑफ हो जाता है, यानी यहाँ से निकल जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स जो होती हैं यानी इस वेसिकल के, यानी अब ये क्या कहलाएगा, वेसिकल, यानी ये प्रोटीन्स वेसिकल्स के जरिए से सेल के दूसरे हिस्से जैसे कि गॉल्गी ऑपरेटस है, जहां पे फर्क करें गॉल्गी ऑपरेटस पड़ा हुआ है, तो ये गॉल्गी ऑपरेटस में भेज दिया जाता है प्रोटीन। यानी प्रोटीन को जहां पे इसकी जरूरत होती है वो चैनल्स के जरिए से भी भेजी जा सकती है, और दूसरा तरीका क्या है कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें जो प्रोटीन होती है वो एक वेसिकल में, यानी सेल जो मेम्ब्रेन उसकी होती है उसके अंदर लिपिड के वो एक वेसिकल बन जाती है, और वेसिकल के अंदर प्रोटीन होती है जिसको हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उस सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये सबसे बड़ा इसका फंक्शन है जो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब दूसरा जो इसका जो फंक्शन है यानी प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा, वो ये होता है कि ये सेल को सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट फ्राहम करता है। मैकेनिकल सपोर्ट फ्राहम करता है कि ये इस तरह से ही है
जैसे एक खाली फुटबॉल है, आपके पास खाली फुटबॉल है और ये बिल्कुल चुरमुर हो गया है खाली होने की वजह से, खाली, ठीक है, ये इस तरह की इसकी शक्ल हो गई है, ये खाली फुटबॉल। आप इसके अंदर कुछ कपड़े, कोई स्टफ जो है वो इसके अंदर भर देते हैं। जब इसके अंदर भर देते हैं तो इसकी शक्ल कैसे हो जाती है, इस तरह। जब इसके अंदर आप कपड़े वगैरह जो भी, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, यानी जैसे आपने किसी खाली चीज के अंदर कोई चीज भर दी है और वो उसकी शेप निकल आई। तो सेल की जो शेप बरकरार रखने के लिए भी रफ एंड डेवलपमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब आ जाए जो इसका जो दूसरा यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी फंक्शन की बात कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चूंकि इनके इर्द गिर्द राइबोसोम्स तो होते ही नहीं, इनमें प्रोटीन तो इसके इर्द गिर्द बनती नहीं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इनके अंदर कोई भी प्रोटीन वगैरह नहीं बनती। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्रोटीन नहीं बनती तो फिर इनके फंक्शन क्या है। तो पहला जो इसका जो फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि ये न्यूट्रलाइज करती है या डिटॉक्सिफाई करती है इसको, ड्रग्स को और पॉइजन को। डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजन्स, ड्रग्स एंड पॉइजन्स। इसका मतलब क्या है कि अब जब भी हम कोई जहरीली चीज खा लेते हैं या पी लेते हैं, जैसे शराब है यानी अल्कोहल है, ये भी एक टॉक्सिक चीज है, यानी इसीलिए इसको मना किया गया है क्योंकि ये एक टॉक्सिक चीज है। तो जब भी हमारे सेल्स के अंदर जाती है यानी लिवर सेल्स के अंदर, तो लिवर सेल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन पॉइजन्स को, ड्रग्स को, जो भी जहरीली चीज हमारी बॉडी के अंदर जाती है, इसको न्यूट्रलाइज करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो इसका। इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि इसमें कैल्शियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस देते हैं और ये कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, मसल कंट्रैक्शन में, मसल कंट्रैक्शन, नंबर 1 मसल कंट्रैक्शन और नंबर 2 नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स। इनमें कैल्शियम के आयन, देखिए कैल्शियम के आयंस के बगैर ये दोनों प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकते, यानी कैल्शियम आयंस के बगैर मसल कंट्रैक्शन नहीं होती। मसल की कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस का होना बहुत ही जरूरी। इसी तरह से जो नर्व इंपल्सेस हैं, यानी कोई हमें यहाँ से यानी टच करता है तो इसकी जो इंपल्स है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए। इस नर्व को ट्रेवल करने के या इसकी कंडक्शन के लिए या इसकी जो है वो कैल्शियम आयन का होना जरूरी है। और ये कैल्शियम आयंस किसमें होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही कोई स्टिमुलस यानी हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है तो नर्व इंपल्स पैदा होती है और वो नर्व इंपल्स जो है कैल्शियम आयंस के बगैर ना ही बनती है ना ही ये ट्रैवल करती है। तो नर्व इंपल्स की जनरेशन में और कंडक्शन में ये इंतहाई ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी स्मूथ ये नर्व इंपल्स में भी और मसल की कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इसके बाद ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कुछ लिपिड्स प्रोड्यूस करते हैं, लिपिड्स और फैट भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बाद में यानी प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स यानी प्रोटीन के साथ कह रहा हूँ यानी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, यानी इनमें लिपिड्स की प्रोडक्शन भी होती है, जैसे फास्फोलिपिड्स की प्रोडक्शन भी। तो इसमें यानी इसमें लिपिड प्रोडक्शन, तो ये वो फंक्शन है, यानी ये वो फंक्शन है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो
इसका मैं आपको थोड़ा सा रिकैप भी दे देता हूँ। तो रिकैप हम दोबारा से इसको जल्दी से रिकैप कर दें। सबसे पहले मैंने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है, सेल का एक कंपोनेंट है, और कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि इनसाइड द साइटोप्लाज्म, एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम यानी नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। यानी ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके साथ ये अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स, और ये जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक जाता है, और यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक जंक्शन का काम भी करता है। इसके अलावा ये दो तरह के होते हैं, यानी एक तो ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस के ऊपर ग्रैन्यूल्स जो कि एक्चुअली राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है, इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जबकि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी सरफेस के ऊपर किसी किस्म के कोई ग्रैन्यूल्स या राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए हम इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन मैंने क्या बताया, क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, यानी जो प्रोटीन बनाती हैं, प्रोटीन बनाने के बाद इस चैनल्स में आ जाती हैं, और ये चैनल्स इसको सेल के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसका एक तरीका ये भी होता है कि ये जो यानी प्रोटीन्स पैदा होती हैं वो वेसिकल्स के जरिए से, यानी एक जो उसकी सेल मेम्ब्रेन को उसको लपेट के उसके अंदर प्रोटीन है इसको बट ऑफ कर देता है, इसको यानी रिलीज कर देता है, और ये जो वेसिकल है जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद है ये वहाँ चली जाती है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। अमूमन इसको गॉल्गी अपरेटस में लाया जाता है ताकि इसको प्रोसेस किया जा सके। अच्छा, ये प्रोटीन है। उसके बाद मैंने कहा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका जो दो मेन फंक्शन है वो है, नंबर वन, डिटॉक्सिफाई द केमिकल्स, डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स इन द बॉडी। यानी जैसे मैंने कहा कि कोई भी जो टॉक्सिन्स जो टॉक्सिन है हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो हमारा लिवर के जो सेल्स होते हैं वो उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। लिवर सेल्स के अंदर मौजूद ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है जहरीलापन को ख़त्म कर देते हैं। और उसके अलावा दूसरा मैंने जो कहा कि ये जो दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि इनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं, कैल्शियम प्रोड्यूस होता है। ये कैल्शियम आयन मसल की कंट्रैक्शन में और नर्व इम्पल्सेस की जनरेशन में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। तो गाइस आपको अच्छे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की समझ आ गई होगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। Thank you very much.